हेलो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं करा रहा हूँ आपको बंसोट यानी एक चैप्टर का पूरा ही आपको मैं करा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको 2 चैप्टर पीछे करा दिए हैं। आज हम अगला चैप्टर ले रहे हैं। चैप्टर नंबर है ये जो है 13 है। ठीक है, इसका नाम है नाविक। मैं इसके आपको इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कराने के लिए जा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो फिजिक्स में अच्छे नंबर ला सके इनको पढ़ के। और वो उससे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, लास्ट में देखते हैं, तो ये उनके लिए रामबाण है। जल्दी से जल्दी उन तक ये वीडियो को पहुंचा दें। ठीक है, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। सबसे पहले देखिएगा, आज का जो है हमारा चैप्टर है 13 नाविक। इसका आज मैं वन शॉट करा रहा हूँ आपको, यानी एक ही वीडियो में आपको मैं सारे इंपोर्टेंट इस चैप्टर के टॉपिक करा दूंगा। पहला टॉपिक है इसमें, देखिए पहला हेडिंग जो है वो है नाभिक। नाभिक क्या होता है देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि रदरफोर्ड साहब आए थे, उन्होंने अल्फा प्रकंडन प्रयोग किया था। उसके बाद जो है किसकी खोज करी थी? नाभिक की खोज करी थी। उन्होंने बताया था कि जो हमारा जो है परमाणु होता है, परमाणु के बीच में इस तरीके से परमाणु होता है और परमाणु के बीच में एक ऐसा भाग होता है जिसमें पूरे परमाणु का धनावेश और उसका द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो इस वाले भाग को उन्होंने बोला था नाभिक। क्या बोला था? नाभिक। ठीक है, तो नाभिक की जो त्रिज्या बताई थी वो कितनी बताई थी? 10 की घात माइनस के 15 मीटर। ठीक है, क्या बताया था? 10 की घात माइनस के 15 मीटर बताई थी इसकी त्रिज्या। ठीक है, और नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? हमारा प्रोटॉन, क्या क्या पाए जाएंगे नाभिक में? प्रोटॉन, और साथ में क्या पाए जाएंगे? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होते हैं हमारे? पॉजिटिव आयन होते हैं। और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं हमारे पास? उदासीन, यानी इनके पास कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें हम पूरे नाभिक की, तो पूरा नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है, यानी कि प्लस वाला होता है। ठीक है, इस तरीके से धनावेशित नाभिक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा नाभिक के बारे में। इतना ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया है। अब आते हैं देखिए परमाणु क्रमांक के बारे में। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक क्या होता है देखिएगा। परमाणु क्रमांक जो है एक तरीके से कहें तो एक नंबर है, यानी कि जो हमारे तत्व होते हैं उनको आवर्त सारणी में एक मिला हुआ नंबर है कि वो कौन से स्थान पर बैठे हैं। ठीक है, उस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। किंतु अभी जो है हमें इसकी परिभाषा में क्या लिखना है तो मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, कोई परमाणु है और इस परमाणु के अंदर, इस परमाणु के अंदर क्या बताया मैंने? प्रोटॉन, और साथ में क्या बताया? न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटोनों की संख्या होती है, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं परमाणु में प्रोटोनों की संख्या को, प्रोटोनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई बच्चों? जेड से। इसका मतलब क्या है कि जो परमाणु क्रमांक जेड होता है वो किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उनके बराबर होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूं कि ये जो है पूरा परमाणु कैसा है? उदासीन है। ठीक है, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है, तो तब जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी जो है हमारे प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होंगे। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या क्या क्या होंगे? बराबर। तो तब कह सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है वो हमारा जो है फिर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर तो होगा ही, और साथ में किसके संख्या के बराबर और हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी हमारा ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो क्या आ गया? परमाणु क्रमांक आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं परमाणु भार पे। परमाणु भार क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, यहाँ देखिएगा कि ये परमाणु है और परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित है? प्रोटॉन, और साथ में क्या है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, नहीं, उदासीन होता है। ठीक है, शून्य आवेश होता है, कोई भी आवेश इसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से ये नाभिक के अंदर जो भी है, मैंने आपको बताया सारा द्रव्यमान इस परमाणु का कहाँ होता है? उसके नाभिक में। और हमसे वहां परिभाषा किसकी पूछ रहा है? परमाणु भार की या परमाणु द्रव्यमान की। इसका मतलब क्या है? पूरा परमाणु के अंदर जो नाभिक है इसी को हम क्या कह सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोल सकते हैं। और इन दोनों की संख्या को अगर मिलाएं, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की, तो हम इनको एक नाम और देते हैं, न्यूक्लियन। क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियन।
न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग क्या होता है, न्यूक्लियन। और इन्हीं न्यूक्लियनों की संख्या को क्या बोलते हैं हम, परमाणु भार या उसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। इसको हम द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस, यानी ठीक है जो योग करेंगे इनका, और न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस परमाणु का परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, और इसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको पता चल गया होगा। अगर मैं बात करूं, यानी परमाणु भार को हम किससे लिखते हैं, ए से, और प्रोटॉनों की संख्या को किससे लिखते हैं, पी से, और न्यूट्रॉनों की संख्या किससे लिखते हैं, एन से। तो ये हमारे पास जो है परमाणु भार का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यानी परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी मैंने बताया क्या कि जब परमाणु उदासीन होता है तो ये जो प्रोटॉनों की संख्या है ये किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ रख दें इसको, तो ये आ जाएगा E प्लस का N, या फिर एक तरीके से मैंने आपको बताया किसके और बराबर होता है, ये Z के, तो यहाँ हम Z रखेंगे, ठीक है। क्या रख देंगे, Z। तो एक तरीके से अगर बात करें हम, तो परमाणु जो भार है वो परमाणु क्रमांक और साथ में न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के भी बराबर होता है। अगर यहाँ से हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो Z को इधर ले जाएंगे, तो ये A माइनस कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, Z। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन आ जाता है कि दो आपको तत्व देगा, ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक परमाणु भार देगा, और पूछ लेगा कि इसमें किसके न्यूट्रॉन ज्यादा हैं, यानी कौन से में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है। तो वहां से ये फॉर्मूला आपको लगाना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको जरूर दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से तो ये था नाभिक, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार। आप देखिएगा कोई तत्व है हमारे पास, ठीक है, कोई क्या है, तत्व है, उस तत्व को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखते हैं। मान लिया मैंने कोई एक्स तत्व है, कोई एक्स है, कोई भी नंबर ठा सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें देखिए जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक जेड को इस साइड नीचे लिखते हैं, और परमाणु भार को हम जो है ए को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर कोई भी तत्व हमको प्रदर्शित करना है तो हम इस तरीके से करते हैं, नीचे परमाणु क्रमांक, ऊपर परमाणु भार। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे सोडियम होता है Na, ठीक है, सोडियम क्या होता है, Na, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, और इसका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 23। तो हम जो है इस तरीके से लिखते हैं तत्वों को, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा। तो ये वाली चीजें आपको, ये के वाला और ये दोनों आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, चलेगा। अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AMU। ये AMU के नाम से बहुत आता है, और इसकी डेफिनेशन भी आती है, और इसका मान भी बहुत पूछा जाता है। तो इसको आप जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपको जरूर रखा हुआ पेपर में मिलेगा। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, कार्बन 12, जो कार्बन का समस्थानिक होता है 12 वाला, ठीक है, उसकी बात करें, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन 12 का एक परमाणु लेना है और उसका क्या लेना है, द्रव्यमान, और उसके 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। यानी कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं, 1 AMU कहते हैं, ठीक है। अर्थात कि एक AMU जो होता है वो कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान लिया और उसको 12 से भाग कर दी, या 1/12 से गुणा कर दी, ठीक है, 12वां भाग निकाल लिया, ठीक है। और कार्बन 12 का जो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो वो क्या निकालेंगे, 12 तो लिखेंगे, उसको n से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तब हमारा ये ग्राम में निकल के आ जाएगा, और यहाँ 12 से 12 जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या बचेगा, n, और n है क्या, n है आवागाद्रो संख्या, सुना होगा आपने, और इसका वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, तो इससे जैसे इसको भाग करेंगे और ये ऊपर चली जाएगी पावर, ठीक है, तो इसको जैसे इससे भाग करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। एक AMU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हम ग्राम से क्या में बदल लेंगे इसको, किलोग्राम में, फिर से हमें 1000 से भाग देनी पड़ेगी 3 जीरो से, तो ये ऊपर जाके माइनस की पावर 3 और ऐड हो जाएगी, तो इस तरीके से -27 आ जाएगा।
तो एक AMU की जो वैल्यू आती है वो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। यहाँ पे 6 की जगह बहुत से 7 भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे है ना 1.67 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपकी, जो नॉर्मल भी पूछ लेता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में जरूर आ सकती है, और यहाँ से ये संबंध भी पूछ लेता है। अगर आपको 2 नंबर का देगा आर्टिकल टाइप में, तो लिख देगा कि 1 AMU तथा किलोग्राम में संबंध स्थापित कीजिए या संबंध बताइए। तो ये आपको पूरा करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। ये जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। एक एमयू की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो चलिएगा, अब हम पढ़ेंगे बच्चों समस्थानिक, समभारिक और समन्यूटोनिक। ये जो है इसकी परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक को आप जरूर याद करके जाइएगा, ये आपको एग्जाम में जरूर रखे हुए मिलेंगे। देखिए, समस्थानिक, सम मतलब समान, और स्थान मतलब जिसका स्थान समान हो, ठीक है। और स्थान का पता किससे चलता है, उसके क्रमांक के अकॉर्डिंग, यानी कोई व्यक्ति किसी स्थान पे बैठा है, तो इसी प्रकार से आवर्त सारणी में जो है कोई तत्व कौन से स्थान पे बैठा है, तो उसका पता किससे चलता है, उसके परमाणु क्रमांक से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के, अलग अलग तत्व नहीं होना चाहिए, एक ही तत्व होना चाहिए, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, किंतु परमाणु भार, ठीक है, क्या होते हैं, असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो परमाणु क्या कहलाते हैं, उसके समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार क्या होते हैं, असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वो परमाणु क्या कहलाते हैं, हमारे आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखिए, इनके परमाणु क्रमांक समान है, स्थान इनका एक समान है, इसलिए इनको आवर्त सारणी में एक ही जगह पर रखा गया, एक ही जगह पर इनको बैठाया गया है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं ना, उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं, जिनके परमाणु भार अलग अलग होंगे, उनके भौतिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल लेंगे, देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1S2, 1S3, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये इनके परमाणु क्रमांक है 111, सब समान है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, समस्थानिक। उसके बाद देखिए, इनके परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, सबके अलग अलग है, ठीक है। इनके परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, असमान है, परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, तो इसलिए इन तत्वों को क्या बोलते हैं, इन तत्वों के परमाणु को क्या बोलते हैं हम, समस्थानिक। ये कार्बन के हो गए 6C12, 6C13, 6C14, ये नाइट्रोजन के 2 होते हैं, 7N14, 7N15, और क्लोरीन के भी 2 होते हैं, है ना, 17Cl35, 17Cl37। तो ये था हमारा समस्थानिक, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं समभारिक पर। समभारिक का मतलब मैंने आपको बताया, देखिए, सम मतलब समान, और भारी का मतलब भार से, यानी इसका भार एक समान हो, ठीक है, और परमाणु क्रमांक फिर क्या होगा, इनका अलग अलग होगा। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है, अलग अलग तत्वों के, तत्व भी फिर अलग अलग ही हो जाएंगे, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, किंतु परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं। परमाणु क्रमांक असमान यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग, ठीक है, और जो है परमाणु भार क्या होंगे, इनके समान होंगे, ठीक है। तो ऐसे परमाणु को बोलते हैं हम समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक। नाम में पता चला है समभारिक, सम मतलब समान, और भार मतलब जिनका भार, ठीक है, क्या हो, समान हो, तो इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, असमान होगा। तो ऐसे तत्वों के परमाणु को क्या बोलते हैं हम, समभारिक, ठीक है। डेफिनेशन याद कर लिए हैं। अब देखिए, इनके परमाणु कैसे हैं, असमान है, अलग अलग है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग आवर्त सारणी में हम बैठाते हैं। तो जब इनके अलग अलग हैं, तो इनको भी कहाँ बैठा होगा, आवर्त सारणी में ये अलग अलग ही होंगे। तो आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर इनको क्या रखा जाता है, नहीं अलग अलग बैठाया जाता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जिनके परमाणु क्रमांक अगर समान होंगे तो उनके रासायनिक गुण भी समान होंगे, किंतु यहाँ परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। जबकि इनके परमाणु भार जो है समान है, तो इनके भौतिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद करके जाने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए, इनका एग्जाम्पल मैंने बताया, परमाणु भार समान होना चाहिए, तो देखिए, आर्गन का 40 हो गया, पोटेशियम का 40 हो गया, कैल्शियम का 40 हो गया। इनके परमाणु क्रमांक देखिए, इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, जबकि परमाणु भार सबके एक समान है। तो इस प्रकार से कहें तो ये क्या हो गए, हमारे समभारिक हो गए। इसी प्रकार से 8O17, ठीक है, और 9F17, ठीक है, 8 ऑक्सीजन 17 और 9 फ्लोरीन 17 भी क्या आपस में समभारिक है। और इस प्रकार से कार्बन 6C14
और 7n14 ये भी क्या है आपस में समभारिक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सम न्यूट्रॉनिक पर। देखिए सम न्यूट्रॉनिक, सम मतलब समान और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाती हो, समान पाई जाती हो, तो उनको बोलते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, देखो लिखा हुआ है अलग अलग तत्वों के वे परमाणु या आयन, आयन भी हो सकते हैं इनमें, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान पर इनको रखा गया है, क्योंकि अलग ही अलग तत्वों के हैं तो अलग अलग रखे जाने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इनके ना तो जो है भौतिक गुण समान होते हैं और ना ही इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि ना तो इनमें परमाणु क्रमांक समान होता है और ना ही परमाणु भार इनमें समान होता है, इसलिए इनके ना रासायनिक गुण समान होंगे ना ही भौतिक गुण, दोनों के सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं 1s3 2He4। ठीक है, यानी 1 हाइड्रोजन 3 है और ये 2He मतलब हीलियम 4 है। यहाँ देखिएगा मैंने बताया था आपको न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, तो यहाँ से इसको घटाया कितना आएंगे 2, यहाँ से इसको घटाया कितना आएंगे 2, तो इसलिए इनके 2 न्यूट्रॉन है दोनों में। ठीक है, तो ये क्या होंगे सम न्यूट्रॉनिक होंगे। इसी प्रकार नीचे देखेंगे 3Li लिथियम 7 है ना, 3Li7, 4Be बैरियम 8, तो इनमें भी देखिए 7 में से ये 3 गए 4 बचे, 8 में से जो है 4 गए, कितने बचे 4 बचे, तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है। इसी प्रकार से यहाँ भी इनमें जो है 12 हो गए, यहाँ भी गए तो 12 हो गए, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है समान है। तो इस प्रकार से ये जो है आपस में क्या हो गए एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हो गए, यहाँ भी सम न्यूट्रॉनिक हो गए। तो कैसा लगा ये टॉपिक, देखिए मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है, आप ऐसे ही इसको बना लीजिएगा और बिल्कुल एकदम एग्जाम में छाप करिएगा जब आएगा। ठीक है, आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक। अब आपको बताऊंगा नाभिक का आकार, यानी नाभिक का आकार या फिर त्रिज्या कह सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया, इसका फॉर्मूला ही यूज करना है आपको, न्यूमेरिकल आ जाते हैं इससे। तो इसका फॉर्मूला होता है r बराबर r0 a की पावर 1/3। ठीक है, ये नाभिक की क्या है त्रिज्या का फॉर्मूला है, और त्रिज्या से क्या बनता है उसका आकार बनता है। r0 क्या है एक नेतांक है जिसकी वैल्यू क्या है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होती है, और त्रिज्या भी जो है अगर हम बात करें तो वो भी 10 की घात -15 जो है मीटर कोटि की त्रिज्या होती है किसी भी नाभिक की। उसके बाद ए क्या है न्यूक्लियोनों की संख्या, न्यूक्लियोन मतलब जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को मिला के बोलते हैं हम न्यूक्लियोनों की संख्या, या उसी को बोलते हैं परमाणु भार। तो एक तरीके से कहीं जो होता है संबंध, इसको बोलते हैं नाभिक की त्रिज्या r और इसका परमाणु भार a में संबंध। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ये। नाभिक का जो आकार होता है वो कैसा होता है भाई बच्चों, गोलाकार होता है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया, इसमें ये बस आपको फॉर्मूला ये याद कर रखना है। अब चलते ये देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो है याद भी करना है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये क्या है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कह सकते हैं इसको, या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। देखिए आइंस्टीन ने सिद्ध करा था कि जो द्रव्यमान है कोई भी चीज है, जो भी देखिए आप हम भी खाते हैं तो हमें खाने से क्या मिलती है एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी कोई वजन हम द्रव्यमान खा रहे हैं, ठीक है, जैसे फल खाते हैं सब्जी खाते हैं तो उसके अंदर वजन होता है, तो उससे हमें क्या मिलती है एनर्जी मिलती है। तो कुछ इसी प्रकार से समझिएगा कि आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि जो द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से क्या है संबंधित है। ठीक है, तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी क्या होती है ऊर्जा होती है, यानी एनर्जी होती है। यानी कोई भी पदार्थ है तो उसके अंदर क्या होगी एनर्जी होगी। देखिएगा अगर हम बात करें यदि किसी द्रव्यमान में स्मॉल m द्रव्यमान की क्या हो गई क्षति हो गई, यानी कमी आ गई, तो हम कहेंगे कि उसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी डेल्टा E बराबर डेल्टा m c स्क्वायर होगी। ठीक है, n क्या है उसके द्रव्यमान में कमी यानी क्षति, और E क्या है उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, और C क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, और कितनी होती है 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा अब चलते हैं अगले। मैं आपको बताता हूँ द्रव्यमान क्षति यानी द्रव्यमान में कमी। देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि कोई भी जो नाभिक होता है उसका जो वास्तविक द्रव्यमान है, रियल में एकदम द्रव्यमान उसका जो वेट है, उसमें उपस्थित न्यूक्लियोनों, न्यूक्लियोनों मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से क्या हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम दो चीज अलग अलग लें और उनको फिर एक मिक्स करके एक चीज बनाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है कुछ ना कुछ उसका जो द्रव्यमान है वो थोड़ा थोड़ा नष्ट हो जाता है यानी खराब हो जाता है। तो उस द्रव्यमान में यह जो कमी आती है नाभिक के द्रव्यमान में उसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान m है, ठीक है, मान लो कोई जो है प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान आ गया कितना mp, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया mn, इस तरीके से करके जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नाभिक बन जाएगा बड़ा करके। ठीक है, एक क्या बन जाएगा कोई बड़ा नाभिक बन जाएगा।
ये हमने बड़ा न्यूक्लियस ले लिया, बड़ा नाभिक बन गया। तो इसके द्रव्यमान में जो इसका द्रव्यमान होगा और इसका द्रव्यमान होगा वो बराबर नहीं होगा। इसका द्रव्यमान से इसका जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो कमी कहाँ जाकर पूरी होगी, वो होगी द्रव्यमान क्षति के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से बोलते हैं हम द्रव्यमान क्षति इसको। देखिएगा, इसका फॉर्मूले का हम लिखना चाहें, ये हमारा न्यूमेरिकल आते हैं, तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकाल लेंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे और जो रियल में वास्तविक नाभिक होगा उसका द्रव्यमान हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये आपको देख लेना है, ये जो है हमारे न्यूमेरिकल में आता है। अब आता है देखिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। आपको हर न्यूमेरिकल के साथ आपको अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा तो उससे पहले ये डेफिनेशन आपको जरूर रखी हुई मिलेगी। अगर इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको देख लेना कि ना बंधन ऊर्जा जो है साथ में उसके ऐड होगी। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है, अभी मैंने बताया परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन और क्या होगा इसमें न्यूट्रॉन। तो देखिए नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोनों। देखिए इन न्यूक्लियोनों को अलग अलग करने के लिए, ठीक है, ये जो नाभिक के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये जिस बल से जुड़े हुए हैं, अभी बताऊंगा नाभिक के बल के बारे में, तो उनको अलग करने के लिए, इनको अलग सेपरेट करने के लिए, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यानी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं हम उस नाभिक की बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। यानी इस प्रोटॉन को और इस न्यूट्रॉन को दोनों को अलग करना है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। देखिए अब हम पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। और ये जो टॉपिक है चैप्टर का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर मिलेगा या इनमें अंतर मिलेगा आपको, या तो इनकी डेफिनेशन आ सकती है या फिर इनमें अंतर करने को आ सकता है, दोनों का एक साथ। तो मैं आपको आगे अंतर भी कराऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझिएगा। उससे पहले देखिए आपको समझना पड़ेगा नाभिकीय बल के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया ये क्या होता है नाभिक, नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दोनों जो है जिस बल के साथ जुड़े होते हैं, जिस बल के साथ ये मजबूती से जुड़े होते हैं, वो बल कहलाता है नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल जो है सबसे ज्यादा मजबूत बल होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, मजबूत बल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, नाभिकीय ऊर्जा। अब देखिए हमारे पास दो छोटे छोटे जो है नाभिक है, और ये जो है एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, या फिर जो है एक बड़ा नाभिक है, ठीक है, और ये दो छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो रहा है, टूट रहा है इस तरीके से। तो एक बड़े नाभिक का दो छोटे नाभिकों में टूटना कहलाता है नाभिकीय विखंडन, और दो छोटे छोटे नाभिकों का एक बड़ा नाभिक बनाना कहलाता है हमारा नाभिकीय संलयन। तो देखिएगा इसके अंदर भी क्या होगा, कुछ हमारी जो है ऊर्जा मुक्त होती है और इसके अंदर भी क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यानी इसके द्रव्यमान में तो क्षति के कारण होती है और इसमें ऊर्जा हमारी क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, बाहर निकल रही है, जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, उस ऊर्जा को बोलते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। ये बस इतना बताना था। और 1 kg यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनता है, उसके विखंडन से कितनी ऊर्जा निकलती है, 10 की घात 14 जूल ऊर्जा क्या करती है, बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है। बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक होता है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ काम आता है आपको बताता हूँ, परमाणु बम बनाने के अंदर ये हमारा काम आता है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो अभी मैंने आपको बताया नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि एक बड़े नाभिक का दो बराबर छोटे छोटे नाभिकों में टूटना क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम कि जब किसी भारी नाभिक पर, जब किसी भारी नाभिक पर, बड़े नाभिक पर क्या करें, न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, तो जो बड़ा नाभिक होता है वो दो बराबर और हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। और साथ में ही बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, यानी कि एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि एक बड़े नाभिक का दो बराबर व हल्के नाभिकों में टूटना, टूटना मतलब विखंडन, टूटना मतलब विखंडन, ठीक है, क्या कहलाता है, उन नाभिकों का, उस नाभिक का, उस नाभिक
का नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर हम बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम, ठीक है, जिस बात करें किसकी? यूरेनियम की। ठीक है, तो जो हमारा यूरेनियम होता है 92 यूरेनियम 235, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? यूरेनियम। जब हम इस पे एक न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, ओनली कितना न्यूट्रॉन लेना हमें? एक, ठीक है, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो होता है, देखिए इसका कोई ऐसे परमाणु क्रमांक तो नहीं होता, केवल एक न्यूट्रॉन होता है, तो हम इसको इस तरीके से न्यूट्रॉन को हम लिख लेते हैं। जब हम यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, बौछार करते हैं, तो ये तो होता है स्थायी, किंतु जैसे बमबारी करते हैं तो यहाँ से देखिएगा हमारा फिर बनता है एक 92 यूरेनियम 236 है, ये भी यूरेनियम का समस्थानिक, किंतु ये कैसा बनेगा? ये तो है स्थाई, और ये कैसा बनता है हमारा? अस्थाई। ठीक है, क्या बनता है? अस्थाई। तो ये जो है हमारा फिर बाद में दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, एक कौन से वाले में टूटता है हमारे पास? 56 बेरियम 144, ठीक है, प्लस दूसरा जो होता है वो 36 क्रिप्टन, ठीक है, 36 क्रिप्टन 89, ये हमारा टूट जाता है। ये तो होता है बेरियम में, और ये होता है हमारे पास जो है क्रिप्टन में। दो नाभिकों में हमारा क्या होता है? टूट जाता है, और साथ में जो है हमें क्या मिलते हैं? 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलती है हमें? ऊर्जा मिलती है। बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलती है हमारे पास? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा। तो इस प्रकार से एक बड़े नाभिक का दो हल्के हल्के और बराबर नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है? नाभिक के विखंडन कहलाता है। और ये जो नाभिक के विखंडन कहाँ पर होता है? ये होता है भाई हमारा परमाणु बम में के अंदर। ठीक है, देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ नाभिक के संलयन। तो नाभिक के विखंडन का जस्ट उल्टा कहेंगे तो वो क्या होगा? नाभिक के संलयन। तो इसमें लिखेंगे, देखिए इसमें तो हमने कहा था एक बड़े नाभिक का दो छोटे में टूटना, अब यहाँ लिखेंगे दो छोटे छोटे नाभिकों का, है ना, कि दो हल्के नाभिकों का जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाने की प्रक्रिया को, ऐसे बोल सकते हैं, बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने दो छोटे छोटे हमने क्या लिए? नाभिक लिए, और इनसे एक बड़ा नाभिक बन गया हमारा। तो क्या होता है? इनका जो द्रव्यमान होता है, दोनों का टोटल जो द्रव्यमान है और इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो क्या होगा? इसके द्रव्यमान से थोड़ा सा ये वाला क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका कुछ द्रव्यमान जो है वो किस में बदल जाता है? हमारा ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। जो द्रव्यमान क्षति होती, कमी होती, तो किस में बदलता है? हमारा द्रव्यमान जो है ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है कहाँ पर होता है हमारे पास? ठीक है, ये होता है हमें सूर्य और जो तारे होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? हमारी नाभिकीय संलयन होती है, और हाइड्रोजन बम के अंदर होता है। जैसे अगर हम बात करें, हमने हाइड्रोजन का एक समस्थानिक लिया 1H2 ड्यूटेरियम जिसको बोलते हैं, दो ले लिया, फिर हमने यहाँ से 1S2 तो ये दोनों आपस में संलयित होंगे, और फिर एक बनाएंगे 1S3 ट्राइट्रेनियम, ठीक है, ये बनाएंगे, और फिर एक मिलेगा 1H1 प्रोटियम हमें, और साथ में मिलती है 4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या मिलेगी? हमें ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद यहाँ से देखिए 1S3, ठीक है, 1S3, फिर एक से लेंगे 1H हमारा 2, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर फिर एक बड़ा नाभिक बना देंगे
2He4 यानी कि हीलियम बना देंगे, और साथ में जो है हमें देंगे एक हमारा मिलेगा हमें न्यूट्रॉन, साथ में और क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। और यहाँ से हमें जो है ऊर्जा मिलेगी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या मिल जाएगी, फिर से एक ऊर्जा हमें मिल जाएगी, है ना। तो इसको बोलते हैं 1H1 को, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम। और इसको बोलते हैं हम ट्राइटियम, ठीक है। और इसके ये हमारा क्या आ गया, बड़ा नाभिक बन गया हीलियम का, और साथ में हमें क्या मिल गया, एक न्यूट्रॉन मिल गया। तो इस प्रकार से कि दो हल्के हल्के नाभिकों का एक बड़ा नाभिक बनाना, ठीक है, क्या कहलाता है हमारे पास, नाभिक के संलयन कहलाता है। और ये कहाँ पे हमारा यूज होता है, सूर्य और जो तारों में ऊर्जा होती है, सूर्य और तारों में जो ऊर्जा आती है वो इसी प्रक्रिया से होती है। और कहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन बम में, ठीक है, कहाँ पे, हाइड्रोजन बम के अंदर ये जो हमारा प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की। अब मैं आपको बस इसका एक लास्ट है, मैं इन दोनों में आपको एक टेबल बना के अंतर बताने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आए तो आपको जो है अंतर आने की संभावना पूरी है। चलिएगा, आप जो है हम पढ़ते हैं नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। लेकिन नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन मैंने अभी आपको बताया कि किसी भारी नाभिक का दो हल्के व बराबर नाभिकों में टूटना, ठीक है, एक बड़ा नाभिक हुआ तो वो हल्के और बराबर नाभिकों में टूट जाता है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। और दो हल्के हल्के नाभिकों का परस्पर एक जोड़कर बड़ा नाभिक बना देना, वो कहलाता है नाभिकीय संलयन। ये जो नाभिकीय विखंडन होता है, ये क्रिया जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है, साधारण टेम्परेचर पर, साधारण ताप पर। और ये जो क्रिया होती है ये बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि ये सूर्य के अंदर होती है, ठीक है, सूर्य का ताप बहुत ज्यादा होता है। इससे देखिए यहाँ पे आगे इसमें तीसरे पॉइंट में, इस क्रिया में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत अधिक एनर्जी निकलती है, जब परमाणु बम फटता है, ठीक है। और इसमें जो है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। इस क्रिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, नाभिकीय विखंडन को हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु नाभिकीय जो संलयन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। और इस जो एग्जाम्पल है इस क्रिया के, वो कौन कौन से, एक तो परमाणु बम है और दूसरा नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा हमारा जो है बिजली बनती है। अब यह देखिए हाइड्रोजन, इसका क्या है, हाइड्रोजन बम है, और सूर्य और जो तारे होते हैं उसके अंदर जो ऊर्जा निकलती है, चमक भी उसी कारण आती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बच्चों कैसी लगी हमारी ये क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे थे, कमजोर थे पढ़ने में, ठीक है। तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और यहाँ से जितना पढ़ के जाएंगे तो 100% वो पास हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये मैंने पूरा चैप्टर आपको वन शॉट के रूप में पूरी थ्योरी करा दी इस चैप्टर की, अब इसमें कुछ नहीं बचा, आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको कराऊंगा, ठीक है। और इसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।